अध्याय 326 खजाना नीलामी। बिपिन और चिन्मय ने अकेले विशेषज्ञ के रूप में आइस नेदर वैली में प्रवेश किया, इसलिए उन्हें एक कमरा दिया गया। उस रात चंद्रमा बादलों के कारण धुंधला हो गया था। कल शादी का दिन है, दूसरा भाई आइस नेदर वैली में आ गया होगा। बिपिन और चिन्मय एक मेज पर बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। हे मैं कल के बारे में सोचकर बहुत उत्साहित हूँ, चिन्मय ने जवाब दिया और अजीब तरीके से हंसा। आइस नेदर वैली बहुत बड़ी है और मुझे रास्ता नहीं पता, अन्यथा मैं चारों ओर देख सकता था और चौथी बहन को खोजने की कोशिश कर सकता था। ये बेहतर होगा। बिपिन ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। उन्होंने आज रात आइस नेदर वैली का पता लगाने की योजना बनाई, लेकिन अंततः उन्होंने हार मान ली क्योंकि यह बहुत बड़ी थी। ये सब कल पर निर्भर है। बिपिन की आंखों में दृढ़ता की ज्योति चमक उठी। नॉक नॉक। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बिपिन और चिन्मय दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा खुला। आइस नेदर वैली का एक शिष्य अंदर आया और उसने बिपिन और चिन्मय सर को बताया कि डोंगलीग पवेलियन में खजाने की नीलामी हो रही है। कई लोग बोली लगाने के लिए वहां आएंगे, इसलिए मैं आपको सूचित करने के लिए यहां आया हूं। खजाना नीलामी। बिपिन और चिन्मय ने एक दूसरे की ओर देखा। इसकी मेजबानी आइस नेदर वैली द्वारा की जा रही है। कई खजानों की नीलामी की जाएगी और हमारे युवा संप्रदाय गुरु ने अब तक यात्रा करने वाले मेहमानों के सम्मान में व्यक्तिगत रूप से 3 मूल्यवान और दुर्लभ खजाने चुने हैं, शिष्य ने कहा। सचमुच? बिपिन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप जा सकते हैं। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। इतना कहकर शिष्य चला गया और अन्य अतिथियों को सूचित करने चला गया। कल खजाने के मामले में हमारी किस्मत खराब थी और आज खजाने की नीलामी है। खजाना? फिर चिन्मय ने कहा और व्यंग्य किया। आइए देखते हैं, बिपिन ने कहा और थोड़ा मुस्कुराए। फिर वे डोंगलीग पवेलियन के लिए निकल गए। डोंगलीग मंडप एक 2 मंजिला मंडप था जिसके अंदर वर्तमान में कई योद्धा एकत्र थे। कितने लोग? बिपिन और चिन्मय दूसरी मंजिल पर एक कोने में गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें जेवियर और उसके साथी नहीं मिले। मंडप की पहली मंजिल के केंद्र में खजाने की नीलामी पहले से ही चल रही थी और कई खजाने नीलाम हो चुके थे। वर्तमान में एक ओरिजिन मैनुअल की नीलामी की जा रही थी। हालांकि बिपिन और चिन्मय ने इस ओरिजिन मैनुअल के स्तर को नीचे देखा, फिर भी कई विशेषज्ञ थे जो इसके लिए बोली लगाने में रुचि रखते थे। बिपिन और चिन्मय उन्हें उदासीनता से देखते रहे, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि कई खजाने थे वे बिपिन या चिन्मय जैसे संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन वे यिन यांग शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए मूल्यवान थे। 1 घंटे से भी अधिक समय के बाद लगभग 100 खजानों की नीलामी हो चुकी थी और अंततः अंतिम 3 खजानों के मुख्य आकर्षण का समय आ गया था। इस बिंदु पर बिपिन और चिन्मय उत्सुक हो गए। देखते हैं मास्टर चेतन ने क्या उठाया, बिपिन ने कहा और मुस्कुरा दिए। अंतिम 3 खजानों में से पहला शुद्ध सुनहरा अमृत था जिसे जेड बॉक्स के अंदर रखा गया था और इससे सुगंधित गंध आ रही थी। यह एक पैलियोपोल अमृत है। चिन्मय आश्चर्यचकित था। बिपिन को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इसके बारे में सुना था। पैलियोपोल अमृत सेंट ब्रेकथ्रू अमृत के समान था, जिसका अर्थ था कि यह सेंट ब्रेकथ्रू अमृत के समान कार्य करता था। इसने सेंट क्षेत्र में सफलता को बढ़ावा दिया, लेकिन इसका प्रभाव सेंट ब्रेकथ्रू अमृत की तुलना में बहुत कमजोर था। एक सेंट ब्रेकथ्रू अमृत से सफलता की संभावना 20% बढ़ जाएगी, लेकिन पैलियोपोल अमृत से अधिकतम 5% ही संभावना बढ़ जाएगी। फिर भी यह यांग शून्य क्षेत्र के शिखर और यहां तक कि अर्ध संतों के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। जैसा कि अपेक्षित था, पैलियोपोल एलिक्सिर ने डोंगलीग मंडप में हलचल मचा दी। कई जलती हुई निगाहें उस पर केंद्रित हो गईं।
जैसे ही बुजुर्ग ने नीलामी शुरू होने की घोषणा की, उन्होंने तुरंत उस पर बोली लगाना शुरू कर दिया। हालांकि पैलियोपोल अमृत का प्रभाव सेंट ब्रेकथ्रू अमृत की तुलना में बहुत कमजोर है, फिर भी यह स्वॉर्ड्समैन की मदद करता है। क्या आपको इसमें थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है? चिन्मय ने बिपिन को दिलचस्पी से देखा, क्योंकि वह अभी तक दिव्य पारगमन तक नहीं पहुंच पाया था। 5% से कम, इसका मेरे लिए कोई खास महत्व नहीं है। बिपिन ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में उसका मानना था कि वह बिना किसी प्रोत्साहन के सेंट रियल्म तक पहुंच सकता है। सेंट ब्रेकथ्रू एलिक्सिर में उसे थोड़ी दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन वह इसके लिए पागल नहीं होगा। पैलियोपोल एलिक्सिर की तो बात ही छोड़ दें। पैलियोपोल अमृत के लिए भयंकर बोली युद्ध 15 मिनट तक जारी रहा। अंत में इसे 8 मिलियन पर्पल क्रिस्टल स्पिरिचुअल लिक्विड में नीलाम कर दिया गया। 8 मिलियन पर्पल क्रिस्टल स्पिरिचुअल लिक्विड कोई छोटी संख्या नहीं थी। यह एक औसत सेंट रियल्म विशेषज्ञ की कुल संपत्ति हो सकती है। एक बार जब पहली वस्तु बिक गई तो तुरंत दूसरी वस्तु सामने आ गई। यह एक मैनुअल था, दूसरे दर्जे का मूल मैनुअल था, दूसरे दर्जे का मैनुअल, दूसरा ग्रेड। हे भगवान! पूरा डोंगलिंग मंडप उन्मादी हो गया। नैनीताल महाद्वीप में केवल 8 शीर्ष संप्रदायों के पास द्वितीय श्रेणी के मैनुअल थे, लेकिन उन कमजोर पुराने संप्रदायों के पास नहीं थे। अधिक से अधिक उनके पास बेहतर तीसरे दर्जे के मैनुअल थे। अब नीलामी में 2ym दर्जे का मैनुअल आया तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। चेतन ने सचमुच एक बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। चिन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्भाग्य से यह मेरे लिए बेकार है। बिपिन अभी भी ओरिजिन मैनुअल में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए उदासीन थे। अंततः इसे 19 मिलियन पर्पल क्रिस्टल स्पिरिचुअल लिक्विड में बेचा गया। आखिरकार आखिरी सामने आ गया। वह एक पत्ता था। पत्ती। मंडप में कई योद्धा प्रदर्शनी स्टैंड पर लगे पत्ते को देखकर दंग रह गए। बिपिन को भी उसे देखकर अजीब लगा। अध्याय 327। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। पहले 2 खजाने पैलियोपोल एलिक्सिर और दूसरी श्रेणी के ओरिजिन मैनुअल दोनों ही कीमती थे, और अंतिम वस्तु और भी अधिक मूल्यवान होनी चाहिए। हालांकि जब पत्ता दिखाई दिया तो कोई भी उसके वास्तविक मूल्य का अनुमान नहीं लगा सका। बिपिन ने उस पत्ते पर भौहें सिकोड़ ली, लेकिन वह बता सका कि यह वस्तु सामान्य से हटकर थी। हालांकि यह एक आम पत्ते की तरह दिखता था, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास था कि यह पत्ता एक दुनिया की तरह है। हाँ, यही है, इस पत्ते में एक आदर्श दुनिया समाहित थी। सज्जनों, यह अंतिम पत्ता है। आइस नेदर वैली के विशेषज्ञ ने कहा कि यह एक प्रसिद्ध पेड़ वर्ल्ड ट्री का है। विश्व वृक्ष। कई योद्धा भ्रमित थे। आपके लिए इसके बारे में न जानना सामान्य बात है। आखिरकार यह किंवदंतियों में मौजूद है, लेकिन इसे नैनीताल महाद्वीप पर कभी नहीं देखा गया है। बर्फ की निचली घाटी के बारे में एक प्राचीन पुस्तक से पता चला है, विशेषज्ञ ने कहा। पौराणिक विश्व वृक्ष में 2 दुनियाएं हैं, एक दुनिया जो पेड़ के चारों ओर है और दूसरी दुनिया जो पेड़ के अंदर है। ऐसा अद्भुत पेड़ उन लोगों के लिए एक दिव्य खजाना है जो विश्व उत्पत्ति पर ध्यान देते हैं। पूरा पेड़ तो क्या, एक शाखा या एक पत्ता भी उनके लिए कीमती है। जो कोई भी वर्ल्ड ओरिजिन पर ध्यान कर रहा है या ध्यान करने जा रहा है, उसे इसे खरीदने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उनकी बातों से हड़कंप मच गया। विश्व वृक्ष का एक पत्ता विश्व उत्पत्ति पर ध्यान करने के लिए एक खजाना। बिपिन आश्चर्यचकित था। पत्ते को देखते समय उसकी आंखों में इच्छा प्रबल हो रही थी, लेकिन ठीक उसी क्षण भाई चेतन ने वास्तव में हमें एक बड़ा आश्चर्य दिया। एक विश्व वृक्ष का एक पत्ता। सौभाग्य से हमारे संप्रदाय के एक बुजुर्ग विश्व उत्पत्ति पर ध्यान करते हैं, इसलिए मैंने 1000 बैंगनी रत्नों की बोली लगाए। मंडप में अचानक कहीं से एक बुरी आवाज सुनाई दी। हर कोई आवाज की ओर मुड़ गया, जहां उन्होंने दूसरी मंजिल
पर एक कोने में लाल रंग का कपड़ा पहने एक लंबा चौड़ा युवक खड़ा देखा, जिसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी, और बैंगनी बालों वाला एक मजबूत आदमी खड़ा था। वह मैजिक क्लाउड संप्रदाय वासुदेव के युवा गुरु हैं। मास्टर वासुदेव, मैंने सुना है कि मैजिक क्लाउड संप्रदाय के गुरु ने विश्व उत्पत्ति पर ध्यान लगाया था। सभी ने लाल रंग के वस्त्रधारी युवक को तुरंत पहचान लिया। यह वही बिपिन का चेहरा बदल गया। हम उस लड़के चिन्मय का चेहरा उदास था, लेकिन हत्या करने का इरादा उसके अंदर गुप्त रूप से उमड़ रहा था। कल सड़क पर वासुदेव के साथ उनका कुछ तनाव हो गया था। अगर बिपिन ने उसे नहीं रोका होता तो चिन्मय ने वासुदेव को मार डाला होता। अब वे फिर एक दूसरे से मिले थे। दुर्भाग्य से वासुदेव जिस पत्ते पर बोली लगा रहे थे वह बिपिन भी चाहता था। विरोधी हमेशा मिलते रहते हैं। 1000 बैंगनी रत्न काफी बड़ा प्रस्ताव है, बिपिन ने कहा और व्यंग्य किया। एक बैंगनी रत्न को बड़ी मात्रा में पर्पल क्रिस्टल स्पिरिचुअल लिक्विड से परिष्कृत किया गया था, इसलिए ये पर्पल क्रिस्टल स्पिरिचुअल लिक्विड से अधिक मूल्यवान था। सामान्य तौर पर एक बैंगनी रत्न का बाजार मूल्य 10,000 बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल था। इसलिए 1000 बैंगनी रत्न 10 मिलियन बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल के बराबर थे, जो सेंट क्षेत्र में एक सामान्य विशेषज्ञ की लगभग सभी संपत्ति थी। वहां बहुत सारे विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से कुछ ही 1000 बैंगनी रत्नों की पेशकश कर सकते थे। भले ही वे ऐसा कर भी सके, लेकिन उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वासुदेव द्वारा अपनी कीमत की पेशकश करने के बाद किसी ने भी उनके खिलाफ बोली नहीं लगाई। हालांकि यह चुप्पी जल्द ही टूट गई। 1200 बैंगनी रत्न, बिपिन ने गहरी आवाज में कहा। तुरंत सभी लोग बिपिन की ओर देखने लगे। ओह, वासुदेव ने अपनी आंखें कड़ी कर लीं और बिपिन की ओर भी देखा। वासुदेव ने बिपिन और चिन्मय को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने उनका तिरस्कार किया। उसने कल उन्हें सड़क पर अपने सामने झुकाया था, आज वे फिर मिले तो उसने निश्चित रूप से उन्हें हेय दृष्टि से देखा। वासुदेव ने फिर से 1500 बैंगनी रत्नों की बोली लगाई। 2000 बैंगनी रत्न बिपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पालन किया। उसने बहुत सारे विशेषज्ञों को मार डाला था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने स्काईवेव प्रीफेक्चर के स्वामी कार्तिक और तनिष को मार डाला था, क्योंकि ब्रजभूमि राजवंश में 2 अधिपति के रूप में उनके पास बड़ी मात्रा में संपत्ति थी, जो कि संत क्षेत्र के एक सामान्य विशेषज्ञ के पास बहुत अधिक थी। उनमें से एक भी थे कुछ विशेष खजाने। इसलिए 2000 बैंगनी रत्न बिपिन के लिए एक छोटी संख्या थी। जब कीमत 2000 बैंगनी रत्नों तक बढ़ा दी गई तो वासुदेव ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और कहा कि 2100 बैंगनी रत्न, यह मेरी अंतिम पेशकश है। अगर अधिक बोली होगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। हालांकि बिपिन ने अपनी बात खत्म करते ही कहा 2200 बैंगनी रत्न। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दोबारा बोली लगाई। वह जो चाहता था उसे पाने के लिए वह अपनी सारी संपत्ति 2000 बैंगनी रत्नों का त्याग करने को तैयार था। उसके लिए कुछ भी नहीं था। वासुदेव का चेहरा उतर गया। उन्होंने बिपिन की ओर ठंडी नजर से देखा और गहरी आवाज में कहा, बच्चे, बधाई हो। इसके बाद वासुदेव मुड़े और चले गए। चिन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से हार मान लेगा। बिपिन की आंखों में एक उदासीन भाव था, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जल्द ही आइस नेदर वैली के एक विशेषज्ञ ने बिपिन को पत्ता भेजा और बिपिन ने उसे 2200 बैंगनी रत्नों का भुगतान किया। अंतिम वस्तु बिकने के साथ ही खजाने की नीलामी भी समाप्त हो गई। कई योद्धा अपने कमरे में वापस चले गए। बिपिन और चिन्मय भी अपने कमरे में वापस चले गए। हालांकि जैसे ही वे डोंगली मंडप से बाहर निकले तो 2 आकृतियों ने उनका रास्ता रोक लिया। वे थे वासुदेव और बैंगनी बालों वाला मजबूत आदमी। मैंने कहा, सामने लोगों को पहचानने पर चिन्मय मुस्कुराए।
बिपिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और वासुदेव की ओर देखा। आप हमारे रास्ते में क्यों खड़े हैं, मास्टर वासुदेव? वासुदेव का चेहरा ठंडा था और उनके शब्द भी ठंडे थे। मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा, मुझे तुमसे 1000 बैंगनी रत्नों में पत्ता खरीदने दो, या अध्याय 328 विवाह समारोह। या क्या? बिपिन ने वासुदेव को शांत चेहरे से देखा। अगर वह किसी और को धमकी दे रहा होता तो शायद ये काम कर जाता, लेकिन बिपिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बिपिन ने पहले चिन्मय को सड़क पर रोका क्योंकि वह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। वास्तव में वह और चिन्मय दोनों वासुदेव को हेय दृष्टि से देखते थे। भले ही यह संपूर्ण मैजिक क्लाउड संप्रदाय ही क्यों न हो, बिपिन को कोई परवाह नहीं होगी। वासुदेव ने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, तुम्हें मारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, क्या आप हमें आइस नेदर वैली के अंदर मारने की योजना बना रहे हैं? बिपिन ने कहा कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है और उन्हें आइस नेदर वैली का ध्यान आकर्षित करने की चिंता नहीं है। आखिरकार वे आइस नेदर वैली के अंदर थे, वे सभी मेहमान थे। वह ऐसा तब तक नहीं करते थे जब तक उनका दिमाग खराब न हो जाए, इसलिए बिपिन को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। ठीक है, वासुदेव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, हम अभी आइस नेदर वैली के अंदर हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। क्या आप कल की शादी के बाद यहाँ से चले जाएंगे और फिर वहाँ कोई नहीं होगा आपकी मदद करने के लिए? इतना कहने के बाद वासुदेव ने गुर्राया और बैंगनी बालों वाले मजबूत आदमी के साथ चला गया। तलवारबाज, तुम क्रोधित कैसे नहीं हो सकते? यदि मैं तुम होते तो उसे मार डालता। चिन्मय बिपिन के पास खड़ा हो गया और दिलचस्प मुस्कान के साथ बोला, वह एक घृणित बदमाश है, मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कल की शादी पर अधिक ध्यान देना चाहिए। चेतन और आइस नेदर वैली कमरे में वापस आकर बिपिन अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और पत्ता निकाला। आपने मेरे लिए 2000 से अधिक बैंगनी रत्नों की कीमत चुकाई, मुझे निराश न करें। बिपिन को थोड़ी उम्मीद थी। अगली सुबह, इससे पहले कि सूरज क्षितिज पर उगाया था, पूरी रात बिस्तर पर बैठे रहने के बाद बिपिन ने अपनी आंखें खोलीं और एक सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये वास्तव में विश्व उत्पत्ति को समझने के लिए एक खजाना है, एक पत्ता जो सादा दिखता है लेकिन इसमें पूरे विश्व की शक्ति शामिल है, जो कि नैनीताल महाद्वीप की तरह स्थिर है। अविश्वसनीय, रहस्यमय। बिपिन खुश थे। एक रात पत्ते के साथ ध्यान करने के बाद उन्हें विश्व उत्पत्ति की अधिक समझ हो गई। पत्ते की दुनिया ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। ये सिर्फ एक पत्ता है। बिपिन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि पूरे विश्व वृक्ष का क्या होगा। इस पल चूहा ए तात, चूहा ए तात, चूहा ए तात। एक एक करके गहरी और गूंजती आवाज में घंटियां बर्फ की निचली घाटी में गूंजती रहीं। क्या शादी की शुरुआत हो रही है? बिपिन ने अपनी आंखों में दृढ़ और ठंडी रोशनी चमकाते हुए अपना सिर उठाया। जब घंटी बजी तो आइस नेदर वैली में आए सभी बल संप्रदायों के विशेषज्ञ और अकेले विशेषज्ञ आइस नेदर वैली के केंद्र में विशाल मंच की ओर इकट्ठा होने लगे। बिपिन और चिन्मय भी वहां गए। वहां बहुत सारे लोग जमा थे, लेकिन वो दो गुटों में बंट गए थे। एक नैनीताल महाद्वीप की सेनाओं और संप्रदायों के विशेषज्ञों के लिए था। नैनीताल महाद्वीप के लगभग सभी प्रसिद्ध संप्रदायों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे जो सबसे आगे थे। वे पवित्र सम्राट महल और कीमिया स्कूल से थे। उसके बाद 2 घाटियां, 4 मंदिर और 8 संप्रदाय थे। 8 संप्रदायों में से डेलुओ हेवन संप्रदाय ने आधे साल पहले लड़ाई के बाद शीर्ष 8 संप्रदायों में से एक के रूप में वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय का स्थान ले लिया था। जो लोग उनके पीछे खड़े थे वे नैनीताल महाद्वीप के कुछ प्रसिद्ध पुराने संप्रदायों से थे। शीर्ष संप्रदायों की तुलना में वे पुराने संप्रदाय बहुत कमजोर थे। मैजिक क्लाउड संप्रदाय पुराने
संप्रदायों में से एक था और मास्टर वासुदेव ने मैजिक क्लाउड संप्रदाय के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया था। दूसरा समूह वह स्थान था जहां अकेले विशेषज्ञ एकत्रित होते थे। आइस नेदर वैली में हुई शादी ने बहुत से एकांत विशेषज्ञों को आकर्षित किया। बिपिन और चिन्मय उनके साथ खड़े थे, हालांकि उनके आसपास के लोग समय समय पर उन्हें घूरते रहे। क्या वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कल रात खजाना नीलामी में विश्व वृक्ष का पत्ता खरीदा था? मैंने सुना है कि मास्टर वासुदेव ने खजाने की नीलामी के बाद 1000 बैंगनी रत्नों के लिए पत्ता खरीदने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी मना कर देता। पत्ता मूल्यवान है और उसने इसके लिए 2200 बैंगनी रत्न चुकाए हैं। हालांकि मास्टर वासुदेव इसे केवल 1000 बैंगनी रत्नों में खरीदना चाहते हैं। वह मजाक कर रहे होंगे। नहीं, वह कोई धमकी थी। रुको और देखो, जब तक वे बर्फ की निचली घाटी में हैं मास्टर वासुदेव उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जब वे चले जाएंगे तो मास्टर वासुदेव उनके पीछे चले जाएंगे। कई लोग दया भरी आंखों से देखते हुए गुप्त रूप से बिपिन और चिन्मय की चर्चा कर रहे थे। हालांकि बिपिन और चिन्मय शांत और शांत थे। बिपिन की नज़र सीधे उस स्थान पर पड़ी जहां उन शक्तिशाली संप्रदायों के विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। सबसे पहले उन्होंने पवित्र सम्राट महल को देखा। पवित्र सम्राट पैलेस ने शादी में शामिल होने के लिए 3 लोगों को भेजा था। नेता एक मजबूत बुजुर्ग थे जो एक सामान्य आदमी की तरह लग रहे थे, लेकिन वह वास्तव में संत क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। बाकी 2 सिर्फ आधे संत थे। ये सामान्य था। सेंट दायरे के विशेषज्ञों की रैंकिंग उच्च थी और वे एक संप्रदाय के प्रमुख योद्धा थे। होली एम्परर पैलेस और अल्कमी स्कूल में उनमें से केवल कुछ ही थे। शादी में भाग लेने के लिए किसी को भेजना होली एम्परर पैलेस के लिए काफी सम्मान की बात थी। उनके बगल में खड़े लोग अल्कमी स्कूल से थे। उनका नेतृत्व वारियम बिपिन कर रहे थे। वे 2 अन्य को नहीं जानते थे, लेकिन वह बता सकते थे कि वे एक नज़र में ही दिव्य पारगमन तक पहुंच चुके थे। होली एम्परर पैलेस और अल्कमी स्कूल को छोड़कर बिपिन ने केवल अन्य संप्रदायों पर ही कम ध्यान दिया। फिर उसकी नज़र अकेले विशेषज्ञों वाले क्षेत्र की ओर गई। उसकी नज़र तुरंत ठंडे चेहरे वाले एक आदमी पर केंद्रित हो गई जिसने अपनी पीठ पर खून लाल कृपाण पहन रखी थी। अध्याय 329 चमकदार गाड़ी को रोकना। स्वाभाविक रूप से ठंडा आदमी जेवियर था। वह वहां ठंडा और अकेला खड़ा था और किसी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा था। बिपिन ने भीड़ के बीच से केवल जेवियर पर नजर डाली। उसने सोचा कि वाइन मास्टर लेडी ब्लैक और अन्य शायद छिपे हुए थे। गोबर। एक गहरी और गंभीर घंटी बजी। दूर से कई आकृतियां धीरे धीरे मंच की ओर चलीं। वे वैली मास्टर के नेतृत्व में आइस नेदर वैली के विशेषज्ञ थे। क्या चेतन? बिपिन की नज़र भीड़ में एक शख्स पर पड़ी। वह हल्के सुनहरे रंग की औपचारिक पोशाक पहने हुए एक युवा व्यक्ति था और गरिमापूर्ण और सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जिसने लोगों पर एक दयालु और विनम्र प्रभाव छोड़ा। उस समय बिपिन की तरह मंच पर मौजूद अनगिनत लोग उस युवक को घूर रहे थे। आखिरकार वह युवक इस बड़ी शादी के मुख्य पात्रों में से एक था। हाँ, मुझे आपको इंतजार कराने के लिए खेद है, वैली मास्टर ऑफ आइस नेदर वैली ने स्पष्ट और ऊंची आवाज में कहा। यहाँ वाइन परोसें। आइस नेदर वैली से तुरंत बहुत सारे शिष्य वाइन के जार के साथ आगे आए और विशेषज्ञों के गिलासों में वाइन डाली। यद्यपि बिपिन एकांत विशेषज्ञ क्षेत्र में था, फिर भी उसे शराब का एक कटोरा मिला। आने के लिए लाख लाख धन्यवाद। कृपया मुझे शराब के इस कटोरे के साथ आप सभी के लिए टोस्ट बनाने की अनुमति दें। चेतन पहला व्यक्ति था जो अपना कटोरा उठाकर खड़ा हुआ और उसने शराब का कटोरा पीते हुए एक विनम्र मुद्रा दिखाई। चेतन को मुंह दिखाकर मंच पर मौजूद विशेषज्ञों ने भी शराब पी, बिपिन को छोड़कर जिसने अपनी शराब सीधे जमीन पर गिरा दी।
आहा, इतनी अच्छी वाइन बर्बाद करना अफसोस की बात है। चिन्मय जो उसके बगल में था हंसा और बोला। बिपिन ने धीमी आवाज में कहा, मैं उसकी शराब पीने को तैयार नहीं हूँ। चिन्मय ने मुंह सिकोड़ लिया पर कुछ कहा नहीं। मास्टर चेतन, आप अपनी शादी में अकेले क्यों हैं? आपकी पत्नी कहाँ है? सांप्रदायिक क्षेत्र में एक बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग ने उज्ज्वल हंसी के साथ पूछा। बिल्कुल सही चेतन, तुम्हें अपनी पत्नी को यहाँ बुलाना चाहिए, वासुदेव ने भी टिप्पणी की और हंसे। ये सुनकर चेतन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने आइस नेदर वैली मास्टर की ओर देखा, उसे सिर हिलाते हुए देखने के बाद वह फिर से खड़ा हो गया और फिर ताली बजाई। ताली 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 की आवाज गूंजी, फिर अगले ही पल डंग डंग पेंग पेंग बूम। गहरी और गंभीर घंटी, एक मोटा और जोरदार ड्रम, एक भयंकर घंटे का संकेत और साथ ही एम्फीन वीणा की लंबी और लंबी भावपूर्ण ध्वनि पूरे क्षेत्र में अचानक गूंज उठी। बूम बूम बूम। अचानक राक्षसों की कई आवाजें सुनाई दी और 4 विशाल राक्षस सबकी नजरों में आ गए। उनमें से प्रत्येक 3 मीटर से अधिक ऊंचा था और चारों राक्षस 4 पहाड़ों की तरह दिखते थे। ये 4 विशाल राक्षस एक प्रकार के आत्मिक जानवर थे जो गैंडे के समान थे। उनकी त्वचा खुरदरी और मोटी थी और उनके माथे पर नुकीले सींग थे। वे हवा में आगे चलते हुए रंगीन कांच से बनी एक गाड़ी खींचते थे। एक तंगवाला अत्यंत दुर्लभ यूनिकॉर्न जो अपनी गरिमा के लिए प्रसिद्ध है, यांग शून्य क्षेत्र के शिखर पर एक जानवर है। वास्तव में उसके पास 4 यूनिकॉर्न हैं जो गाड़ी खींच रहे हैं। कितना ग्लैमरस है, कितनी भव्य और प्रभावशाली शादी है। तुरंत ही लोगों ने जो देखा उससे बहुत प्रसन्न और चकित हो गए। उस गाड़ी के अंदर रोशनी बैठी थी। आज रोशनी हल्के गुलाबी रंग की पोशाक में थी जो पीछे जमीन पर लटकी हुई थी और उसकी पतली कमर के चारों ओर एक क्लाउड बेल्ट बंधी हुई थी जिससे वह बहुत कोमल लग रही थी। उसके बालों को कोरल हेयरपिन के साथ एक जूड़े में बांधा गया था जिससे उसका खूबसूरत चेहरा और भी अधिक लग रहा था, खिले हुए फूल की तरह सुंदर। उसकी खूबसूरती नशीली थी। रोशनी की खूबसूरती पर सभी लोग मोहित हो गए थे। सबसे आगे चेतन खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका दिल उत्साह से भर गया जब उसने ग्लेज्ड कैरेज में परम सौंदर्य को देखा। मैं 10 साल से इंतजार कर रहा था कि आखिरकार ये दिन आ ही गया। लगभग समय आ गया है। चेतन की आंखों में अनायास ही सनक का भाव उभर आया। वह इतना अधीर महसूस कर रहा था। इसका कारण यह नहीं था कि वह रोशनी से शादी कर रहा था, बल्कि इसका कारण रोशनी का कौमार्य था। एक कुंवारी लड़की का चरम यौन शरीर एक संपूर्ण खजाना था। जबकि मंच पर सभी लोग रोशनी को घूरने में व्यस्त थे, बिपिन और जेवियर ने एक दूसरे को देखा, फिर हल्के से अपना सिर हिलाया। अगले ही पल वे धीरे धीरे आगे बढ़े और तेजी से मंच के केंद्र पर पहुंचे और ग्लेज्ड कैरेज का रास्ता रोक दिया। सभी योद्धा चकित हो गए और आश्चर्य से उन दोनों की ओर देखने लगे। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सभी के हृदय की गहराइयों से जिज्ञासाएं उभरी। चौथी बहन, आपने हमें अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? ये बहुत अच्छा नहीं है क्या? बिपिन की आवाज गूंजी। जब तक रोशनी ने यह नहीं सुना तब तक उसकी ठंडी अभिव्यक्ति और उसकी आंखों में खालीपन नहीं बदला। रोशनी ने बिपिन की आवाज तुरंत पहचान ली, भले ही उसने अपना चेहरा बांस की टोपी से ढका हुआ था। बिपिन जैक्सुआन। रोशनी को आश्चर्य हुआ। बिपिन ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए रोशनी की ओर देखा। हुश हुश। ग्लेज्ड कैरेज को रोकने वाली 2 आकृतियां तुरंत ग्लेज्ड कैरेज की ओर दौड़ने लगीं। क्या? अरे नहीं! क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ हैरान रह गए। आइस नेदर वैली के कई विशेषज्ञ खड़े हो गए और वैली मास्टर का चेहरा तुरंत उदास हो गया। वे मौत को दावत दे रहे हैं। यूनिकॉर्न में से एक के पीछे एक आदमी बैठा था जो ग्लेज्ड कैरेज को खींच रहा था। वह 4 यूनिकॉर्न का ड्राइवर था। जब उसने बिपिन और जेवियर को ग्लेज्ड कैरेज की ओर भागते हुए देखा तो उसने ठंडे स्वर में छींक दी।
4 यूनिकॉर्न के पास बुद्धिमत्ता थी, इसलिए वे उग्र हो गए। उन्होंने अपने 4 एकल सींग उठाए और हिंसक रूप से बिपिन और जेवियर की ओर झपटे। वे सभी यान शून्य क्षेत्र के शिखर पर आत्मिक जानवर थे। न केवल उनके पास सबसे तेज सींग थे, बल्कि उनके पास महान शक्ति भी थी। दुष्ट राक्षस, मेरे रास्ते से हट जाओ। बिपिन की आवाज तुरंत गड़गड़ाने लगी, जिससे एक शक्तिशाली हत्या का इरादा झलक रहा था। तेजतर्रार यूनिकॉर्न ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, लेकिन उनके कदम तुरंत हवा में रुक गए और उन्होंने आगे कोई हलचल नहीं की। बिपिन और जेवियर गाड़ी के सामने आ गए और उन्हें किसी ने नहीं रोका। 4 यूनिकॉर्न और ग्लेज्ड कैरेज को जोड़ने वाली जंजीरों को काटने के बाद बिपिन और जेवियर ग्लेज्ड कैरेज के विपरीत किनारों पर खड़े हो गए और चुपचाप हवा में तैरने लगे। हुश 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 हुश। उनके आसपास के क्षेत्र में तेजी से बड़ी संख्या में आकृतियां दिखाई दी। बिपिन और जेवियर को आइसनेद वैली के कई विशेषज्ञों ने पूरी तरह से घेर लिया था। अध्याय 330। एक कड़वी डांट। पूरे ड्रिल ग्राउंड का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गया। बिपिन और जेवियर आइसनेदर वैली के विशेषज्ञों से घिरे हुए थे, जो वैली मास्टर के आदेश मिलने तक बिपिन और जेवियर को मारने के लिए तैयार थे। लेकिन बिपिन और जेवियर की आंखों में एक निडर भाव था, मानो उन्हें उन आइसनेदर वैली विशेषज्ञों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बिपिन, जैक्सुआन, आप क्या कर रहे हैं? रोशनी ने ग्लेज्ड कैरेज के अंदर से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बस इंतजार करते रहो, बिपिन ने बिना कुछ समझाए फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। आप रोशनी के सगे भाई होंगे, ठीक है। रोशनी ने आपका जिक्र किया है। चेतन ने एक कदम बढ़ाया और उनकी ओर देखा और मुस्कुराया, फिर कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नासमझी के कारण ही आपको हमारी शादी में आमंत्रित नहीं किया गया। बिपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भले ही बिपिन ने शादी लगभग बर्बाद कर दी थी, फिर भी चेतन को गुस्सा नहीं आया। ड्रिल ग्राउंड के विशेषज्ञों ने अपना सिर हिलाया और उनकी प्रशंसा की। वह मास्टर संत की उपाधि के योग्य हैं। चेतन को नैनीताल महाद्वीप में एक मास्टर संत के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब था कि वह व्यवहार, चरित्र, मामलों से निपटने और उदारता सहित कई अन्य पहलुओं में परिपूर्ण थे। चेतन ने अब जिस तरह का व्यवहार किया, उससे जाहिर तौर पर उनकी उदारता का पता चलता है। वह कितना पाखंडी है, बिपिन ने उस पर चोरी से हंसा। सज्जन, चेतन ने फिर कहा कि यह मेरी गलती है कि मैं आपको समय पर हमारी शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं कर सका। ये सामान्य है कि आप असंतुष्ट महसूस करते हैं, लेकिन आपका यहाँ आने का तरीका काफी खास है। स्पेशल। बिपिन थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आप जल्द ही इससे भी खास कुछ देखेंगे। जैसे ही बिपिन ने अपना वाक्य पूरा किया, बूम, आइसनेदर वैली के अंदर कहीं से अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे कि आसमान गिर रहा हो और जमीन टूट रही हो। इस बीच जिस क्षेत्र से तेज आवाज आई थी, वहां से कई हिंसक आभाएं तेजी से फैल रही थीं। क्या हुआ? आइसनेदर वैली के विशेषज्ञ चौंक गए और उस दिशा में देखने लगे। एक आकृति अद्भुत गति से आगे बढ़ी और ड्रिल ग्राउंड के ऊपर हवा में चमकती हुई आ गई। झबरे बालों वाला ये गंदा आदमी बूढ़ा योगश्री था। ड्रिल ग्राउंड पर पहुंचने के बाद उसने सीधे बिपिन को देखा। स्वॉर्ड्समैन, मुझे लगता है कि आपने मुझे जो काम सौंपा था, मैंने वह कर दिया है, वृद्ध योगश्री ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ, बिपिन ने एक आनंदमय अभिव्यक्ति दिखाई। ड्रिल ग्राउंड पर हर कोई अभी भी चौंका हुआ था। पुराना मूर्ख। अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, जिसके तुरंत बाद एक पुरुष और एक महिला तेजी से बाहर निकले। एल्डर यंग, ये क्या हो रहा है? आइसनेदर वैली मास्टर ने तुरंत महिला की ओर देखा। मास्टर एल्डर यंग की आंखों में अत्यधिक क्रोध था। उसने ओल्ड योगश्री की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, उस बूढ़े झटके ने मुझे चौंका दिया और हमारी आइसनेदर वैली के प्रोटेक्टिव एरे कोर को बर्बाद कर दिया।
आइस नेदर वैली मास्टर का रंग रूप बहुत बदल गया। आइस नेदर वैली के विशेषज्ञ भी तुरंत सदमे और गुस्से से भर गए। ड्रिल ग्राउंड में अचानक उथल पुथल मच गई। एरे कोर बर्बाद हो गया था। एक महान संप्रदाय के लिए सुरक्षात्मक सरणी न केवल सबसे मजबूत रक्षा पद्धति थी, बल्कि यह उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता भी था। जब कोई संकट आता था तो वे अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्टिव एरे पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब किसी ने बिना आवाज किए आइस नेदर वैली के प्रोटेक्टिव एरे कोर को बर्बाद कर दिया है। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप काफी साहसी हैं। आइस नेदर वैली मास्टर से एक विशाल और भयंकर आभा निकल रही थी। जब उसने बिपिन की ओर देखा तो वह एक उग्र शेर की तरह लग रहा था, जिसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला जल रही थी। बोल्ड बिपिन ने व्यंग्य किया और फिर ठंडे स्वर में कहा, आपको खुश होना चाहिए कि रोशनी को आपकी आइस नेदर वैली में कोई चोट नहीं आई है, अन्यथा आइस नेदर वैली के अस्तित्व में बने रहने की कोई जरूरत नहीं होती। आइस नेदर वैली के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब यह वाक्य उनके कानों में पड़ा तो सभी हैरान रह गए। आश्चर्य से भरी असंख्य आंखें बिपिन की ओर देख रही थीं। हर कोई अविश्वास में था। वह आदमी आइस नेदर वैली को चुनौती दे रहा है। आइस नेदर वैली में आइस नेदर वैली के सभी विशेषज्ञों के सामने उसने ये कहने का साहस किया कि वह वास्तव में साहसी है। उसने आइस नेदर वैली के प्रोटेक्टिव एरे कोर को बर्बाद कर दिया है और फिर कहा कि क्या वह जानबूझकर आइस नेदर वैली के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। आखिर वह कौन है? वह है वासुदेव। उस समय बिपिन को घूर रहा था। बिपिन के साथ उसका 2 बार झगड़ा हुआ था, इसलिए वह निश्चित रूप से बिपिन को पहचानने में सक्षम था। उसने बिपिन को मारने की योजना बनाई थी और शानदार शादी के बाद उसका वर्ल्ड ट्री का पत्ता छीन लिया था। लेकिन अब आखिर वह कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? इतना पागल? वासुदेव ने चोरी से कहा। पूरे ड्रिल ग्राउंड में उथल पुथल मची हुई थी और हर कोई इसी पर चर्चा कर रहा था। हालांकि आइस नेदर वैली के अंदर कई विशेषज्ञों के चेहरे उदास हो गए थे। चेतन तुरंत आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, सर, मैं रोशनी के सौतेले भाइयों के रूप में आपका सम्मान करता था और आपके साथ ईमानदारी से व्यवहार करता था, लेकिन आपने जो किया वह बहुत ज्यादा है। आप हमारी आइस नेदर वैली के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाते। आपने जो किया है वह सभी ने देखा है। अगर हमारी आइस नेदर वैली है, तुम्हें मारना अब उचित भी है। मास्टर, यह सुनकर रोशनी तुरंत चिंतित हो गई, लेकिन बिपिन ठंडे स्वर में हंसा। आपने जो कहा वह उचित और उचित लगता है, लेकिन आप सिर्फ एक पाखंडी हैं। आपने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन फिर भी आप दिखावा करना चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? चेतन हैरान और क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। मैं चाहता हूं कि मैं इसे फिर से कहूं। बिपिन ने चेतन की ओर उदासीनता से देखा और कहा, आइस नेदर वैली का चेतन नैनीताल महाद्वीप में एक आदर्श और प्रसिद्ध मास्टर संत है। सबसे नीच और सबसे पाखंडी आदमी है। कितना घटिया मास्टर संत है। मैं दुनिया में बहुत सारे बेशर्म लोगों से मिला हूं, लेकिन सच कहूं तो आप जैसे बेशर्म आदमी से पहली बार मिल रहा हूं। बिपिन ने अपनी आवाज बिल्कुल भी कम नहीं की। आध्यात्मिक शक्ति की मदद से उनकी आवाज फैल गई और काफी देर तक ड्रिल ग्राउंड के आसपास गूंजती रही। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद कई विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। एक कड़वी डांट। इतने लोगों के सामने चेतन को खूब डांट पड़ी। पाखंडी, बेशर्म। चेतन का चेहरा काला और फिर पीला पड़ गया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी पागलपन से चमकने लगी। हम आप बेशर्म से भी ज्यादा हैं। बिपिन की आवाज अभी भी ठंडी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह चेतन को डांटना जारी रखेगा। इस पल तीसरा भाई बहुत हो गया। अचानक उसे रोशनी की आवाज सुनाई दी। बिपिन रोशनी की ओर मुड़ा और उसकी ओर देखा। जब उसने रोशनी की जटिल अभिव्यक्ति देखी तो बिपिन थोड़ा चौंक गया।
वह बता सकता था कि चेतन ने रोशनी के दिल में एक असाधारण जगह बना ली है।